लाहौर अंडरवर्ल्ड की दास्तान। कभी लाहौर में हर इलाके का बड़ा बदमाश पहलवान कहलाता था। पाकिस्तान बनने के बाद ये सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी रहा। सना 1950 के लाहौर में नत्थू नामी कोचवान का बड़ा चर्चा था। वो कहने को तो सिर्फ तांगा चलाता था, मगर उसकी पहलवान जैसी जसामत से सब ही सहमे सहमे रहते थे। वो अक्सर लोगों के झगड़े निपटाता और उसका क्या फैसला सब ही को मानना पड़ता। उसके बाज़ फैसलों ने कुछ मुतासरा लोगों को उसका जानी दुश्मन बना दिया। एक दिन नत्थू शाह आलम चौक से लोहारी मस्जिद के लिए निकला। अभी कुछ दूर ही चला था कि यकायक इस पर किसी ने खंजर से हमला कर दिया। पे दर पे वार से नत्थू निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। नत्थू को दुनिया से गए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसकी गद्दी उसके बेटे ने संभाल ली, अमीरुद्दीन उर्फ बला। वो बाप से भी 4 हाथ आगे था। अपना जोर बढ़ाने के लिए बिल्ले ने पुलिस अफसरों और बाअसर मकामी लोगों से दोस्तियां बनाना शुरू कर दें। उसने एक पंचायती डेरा सा बना लिया था जहां वो लोगों के लेन देन के आपसी तनाजुआत सेटल करता था और अपना कमीशन भी दोनों पार्टियों से लेता था। शाह आलमी मार्केट में उसके बाप की धाक पहले से ही थी। बल्ले ने यहां ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया जो फैलता चला गया। कहा जाता है इस काम के लिए इब्तदाई तौर पर सरमाया लाहौर के एक बाअसर सियासी खानदान ने लगाया था। यहीं से उसका नाम पड़ गया बिला ट्रकां वाला। बिला ट्रकां वाला ने सारी जिंदगी पिस्तौल अपनी जेब में नहीं रखा। वो इसका स्टाइल ही नहीं था। ये कारोबारी आदमी भी नहीं था। उसके ट्रिक अड्डे पर छोटे मोटे जराइम पेशा किन कटे टाइप लोग जमा होकर बैठ जाते थे। बिला इनको चर्स और दीगर लवाजमात पेश करता और यूं उसने एक गैंग सा तश्कील दे रखा था। बिले का काम तो ये था टेलीफोन पर बैठकर इसको उठा लो, इसको पकड़ लो। बेसिकली वो दुकानों पर कब्जा कराने में दिलचस्पी लेता था। मुंशियात फरोश नहीं था, जुआ नहीं कराता था। ट्रकां वाला खानदान कश्मीरी है जिसमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे हैं। आज उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार है। पूरे मुल्क में इनके सैकड़ों ट्रक्स सामान लिए पड़ते हैं। ट्रकां वाला का डेरा कैसे इश्तिहारी मुजरिमों की पनाहगाह बना, जमीनों पर कब्जे से लेकर कत्ल तक जराइम का कारोबार कैसे फैलता चला गया, ये दास्तान है लाहौर अंडरवर्ल्ड की और बहुत सनसनीखेज फिल्मी दास्तान है। बाअसर सियासी लोगों की आशीर्वाद और पुलिस अफसरान के गठजोड़ से लाहौर में 2 बड़े गैंग वजूद में आए जो एक दूसरे से इख्तियार व ताकत के हुसूल के लिए लड़ते रहे, मारते रहे, मरते रहे। बिला ट्रकां वाला ने 3 दोस्तों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया। इलियास जट जो फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी का रुकन असम्बली था, पीला पहलवान जो सोने के स्मगलरों में डान मशहूर था और सूबाई असम्बली का रुकन भी था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमानुल्लाह, जाली पुलिस मुकाबले में बंदे फड़काने में उसका भी कोई सानी न था। ये सब आलमे चौक पर बिला ट्रकां वाला के डेरे पर रोज़ महफिल लगाते। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमानुल्लाह के बारे कहा जाता है कि वो बात बाद में करता था, बंदा पहले मार देता था। अब उन्होंने लाहौर पर हुकूमत शुरू कर दी। एक यूनिवर्सिटी खोल दी जिसमें जराइम की दुनिया के लोग परवरिश पाते थे। अब बिला लाहौर अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका था। हर गैंग और हर इश्तिहारी उसकी सोहबत में था। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, अकबर उर्फ जट, हमायों गुजर और भूला सुनियारा जैसे बड़े बदमाश उसकी मुट्ठी में थे। ये सब गैंगस्टर्स थे। हनीफा और बाबा दोनों सगे भाई थे। बिला ट्रकां वाला उनको अपने बच्चों की तरह अजीज रखता था और वो भी बिले को अब्बा का दर्जा देते थे। और वो इसी तरह पले बढ़े जैसे बल्ले का सगा बेटा टीपू ट्रकां वाला पला बढ़ा। बल्ले के एक इशारे पर ये लोग सब कुछ कर गुजरते थे। एक रोज बाबा, हनीफ और बल्ले के सगे बेटे टीपू ने अकबरी गेट में एक रिहायशी अमीरुद्दीन तारा वाला को 2 दोस्तों समेत कत्ल कर दिया। मामला दुकान पर कब्जे का था। पुलिस केस हुआ तो बाबा और हनीफा के साथ बल्ले का बेटा टीपू भी नामजद हुआ। ये तीनों कत्ल टीपू ने फायर करके किए थे, मगर बल्ले ने कमाल होशियारी से अपने सियासी ताल्लुकात के बल बोते अपने बेटे का नाम केस से निकलवा दिया। बाबा और हनीफा से कहा कि वो अभी अपना जुर्म कबूल कर लें, बहुत जल्द उन्हें जेल से वो छुड़वा लेगा। उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन बिला उनको छुड़वा ना सका। बाबा और हनीफा को 7 साल कैद हो गई। इस मोड़ पर यहाँ एंट्री होती है ग्वाल मंडी के तैफी बट और गोगी बट की, जो ट्रकां वाला खानदान के सबसे बड़े दुश्मन मशहूर हैं। तैफी और गोगी आपस में कज़न थे, लेकिन दोनों की जोड़ी सगे भाइयों जैसी थी। ये हर वक्त हर जगह इकट्ठे नजर आते थे। उनका खानदान ग्वाल मंडी का बाअसर ताजिर खानदान था। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट लाहौर की पहली फूड स्ट्रीट थी जो उन्होंने बनाई थी। इस वक्त नवाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, वो खुद इफ्तिताह करने आए थे।
یہ خواجہ کشمیری تھے، ان کے بڑے بھائی اور بزرگ اکبری منڈی اور گوال منڈی مارکیٹ کے صدر تھے۔ گوال منڈی اور شاہ عالمی میں تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ پنجاب سمیت ملک بھر سے آئے سامان کا لین دین اندرون لاہور کے انہی بازاروں میں ہوتا ہے۔ بلا ٹرکاں والا کا گڈز ٹرانسپورٹ کا اڈا تھا۔ بات دراصل علاقے میں چودراہٹ قائم کرنے کے ساتھ منڈیوں پر کنٹرول اور دھاک بٹھانے کی تھی۔ گوال منڈی کے تیفی اور گوگی بٹ بلا ٹرکاں والے کے سامنے بچے تھے، مگر یہ بات انہیں قبول نہ تھی کیونکہ وہ خود کو زیادہ بااثر، پیسے والا اور کھرپینچ سمجھتے تھے۔ تیفی اور گوگی بٹ نے سامنے آئے بغیر بلے کا پتہ صاف کرنے کی ٹھانی۔ بابا اور حنیفہ اپنی سزا بھگت کر باہر آئے تو انہوں نے بلے کے خلاف انہیں خوب بھڑکایا۔ ان دونوں کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح اتار دی کہ بلے نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا مگر تم دونوں کو جیل میں سڑتا چھوڑ دیا۔ اگر تم اس کے حقیقی بچے ہوتے تو وہ ٹیپو کی طرح تمہیں بھی مقدمے سے نکلوا لیتا۔ ٹیپو نے بندہ قتل کیا تھا لیکن وہ جیل نہیں گیا، تمہیں اس نے دھوکہ دے کر جرم قبول کروا کے جیل بھیج دیا۔ الغرض بابا اور حنیفہ کے سر پر ایک بھوت سوار ہو گیا کہ وہ ہر قیمت پر بلے اور ٹیپو سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تیفی اور گوگی تو ماسٹر پلانر تھے ہی، بھولا سنیارا جیسا خطرناک گروہ بھی بلے سے ٹوٹ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ بھولا سنیارا کو بھی بٹوں نے اپنے دام میں پھنسا لیا تھا۔ سننا 1994 کی ایک صبح جب بلا اپنے ٹرک اڈے پر نماز فجر کی تیاری کر رہا تھا، گھات لگائے بابا اور حنیفہ نے گولیوں کی برسات کر دی۔ بلا اپنے ہی اڈے پر قتل ہو گیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے لاہور انڈر ورلڈ کی وہ کہانی جس نے لاہور میں خونی دشمنی کا بازار گرم کر دیا۔ باپ کی موت نے ٹیپو کو زخمی شیر بنا دیا اور اس نے باپ کے ڈیرے کو قلعہ بنا کر دشمنی کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس کے ڈیرے پر درجنوں محافظ ہر وقت آٹومیٹک ہتھیار لیے موجود رہتے۔ ٹیپو ایک پہلوان اور شیروں کا شوقین تھا۔ اپنے ڈیرے پر اس نے 10 شیر پال رکھے تھے جن کو وہ کھلا ساتھ لیے پھرتا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا اور قلفیاں کھلاتا۔ ٹیپو بالکل امپڑ تھا۔ اس نے ایک بندہ ملازم رکھا ہوا تھا جو اس کو اخبار پڑھ کے سناتا تھا۔ اس کا ملنا ملانا بہت تھا۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے پولیس آفیسرز تھے اور خاص طور پر جو رینکرز پولیس آفیسرز تھے ان کا اس ساری لڑائی میں بڑا رول رہا۔ وہ بہت آکے دونوں طرف کے ڈیروں پر بیٹھتے تھے۔ بلا کے قتل کے بعد دشمنی کی دہکتی آگ نے کئی گھرانوں کے چراغ گل کیے۔ ایک دوسرے کے بندوں کا قتل ہوتا رہا، گینگ وار شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں گجر، ناجی بٹ، مناظر شاہ، داؤد ناصر، ثنا گجر اور پنجاب کے کئی اور نامور اشتہاری گینگسٹرز ایک ایک کر کے تیفی و گوگی بٹ سے جا ملے۔ حنیفہ اور بابا جو کبھی ٹیپو کی طاقت ہوا کرتے تھے وہ پہلے ہی تیفی و گوگی کی صفوں میں تھے۔ ٹیپو ان سب سے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ یہاں ٹیپو نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ نعیم اور قیصر نامی گینگسٹر تیفی گروپ میں ٹیپو کے لیے کام کرنے لگے۔ بھولا سنیارا گروپ کے بھی کئی لوگ پیسے لے کر ٹیپو کے لیے مخبری کیا کرتے، اور جو لوکل گینگسٹر تھے جو اس علاقے میں خاص طور پر وارڈ سٹی یا اندرون لاہور میں بہت پنپ رہے تھے، وہ دونوں گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا کرتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کی گرپ بڑھتی تھی کہ فلانا اس کے گینگ میں شامل ہو گیا، فلانا اس کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ ٹیپو نے اپنے باپ سے ایک ہی بات سیکھی تھی کہ دھاک بٹھاؤ اور سامنے آئے بغیر کام نکلواتے جاؤ۔ باپ کا انداز اپناتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے تمام دشمنوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے ٹیپو نے کرائے کے قاتلوں کا اور پولیس مقابلوں کا سہارا لیا۔ پہلے اس نے بھولا سنیارا کو مخبری کر کے مروایا، یا پھر ناجی بٹ اور ہمایوں گجر جیسے گینگسٹر بھی مارے گئے۔ انسپکٹر نوید نے شاہدرہ میں پولیس مقابلے کر کے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا۔ ٹیپو نے تیفی بٹ گینگ کے داؤد ناصر کو بھی نہیں چھوڑا جو بٹ کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا۔ 90 کے دہائی میں شاہ عالم گیٹ اور اندرون لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والا خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ تیفی بٹ بھی موت بانٹنے کے کھیل میں ٹیپو سے پیچھے نہ تھا۔ دشمنی کی آگ میں دونوں گروہوں نے کروڑوں روپے جھونک ڈالے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے لے کر کانسٹیبل تک پولیس کا ہر فرد اس لڑائی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب انسپکٹر عابد باکسر کے پولیس مقابلے مشہور ہو رہے تھے، اشتہاری ایک ایک کر ختم ہو رہے تھے۔ ٹیپو اور تیفی بٹ نے ایک دوسرے پر مقدمے کرنا شروع کر دیے تھے۔ کہتے ہیں دشمن داری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ٹیپو اور تیفی کی دشمنی سے ان کی خواتین اب تک بچی ہوئی تھیں، مگر ایک روز ٹیپو نے ریڈ لائن کراس کر لی۔ پولیس میں اپنے لوگوں کے ذریعے اس نے حنیفہ اور بابا کی خواتین کو اٹھا لیا۔ حنیفہ اور بابا اپنی خواتین پر آنچ آتی دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔
अब इन दोनों ने बाप के बाद बेटे को सबक सिखाने की ठानी। सना 2003 में टीपू एक मुकदमे की पेशी पर आया तो लाहौर कचहरी के बाहर उस पर एक बड़ा कातिलाना हमला हुआ। ये हमला मुबीन बट के जरिए किया गया, जो कि मशहूर कराए का कातिल था। टीपो के 5 गार्ड्स मारे गए और वो खुद भी शदीद जख्मी हुआ। टीपो के लेफ्ट राइट गोलियां चल रही थीं, लेकिन वो भागकर मजिस्ट्रेट की अदालत में घुस गया। मुकदमा तैफी और गोगी बट पर दर्ज हुआ। हनीफा और बाबा ने टीपो पर कई कातिलाना हमले करवाए, मगर किस्मत यावरी करती रही और वो हर बार बच निकला। टीपो के पास गिरे रंग की एक शराड कार होती थी जो उसको बहुत पसंद थी। टीपो इसमें फिरता भी था। इस गाड़ी पर 3 बार कातिलाना हमला हुआ, मगर हर बार टीपू बच निकला। हनीफा और बाबा की जानिब से बार बार के हमलों से तंग होकर बिलआखिर वो अपने खानदान समेत मुल्क छोड़कर दुबई मुंतकिल हो गया और वहां एक होटल खरीद लिया। टीपू ने 3 बेटों और एक बेटी को मुल्क से बाहर पढ़ाया। टीपू कोई मामूली आदमी नहीं था। इसकी लाहौर में जायज़ नाजायज़ अरबों रुपए की जायदादें थीं। गैंग को छोड़ना या पुरानी जिंदगी से निकलना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो दुबई में ज्यादा अरसा न ठहर सका। फिर यूं होने लगा कि वो फैमिली से मिलकर कुछ अरसे बाद वापस लाहौर आ जाता। 22 जनवरी सना 2010 को टीपू दुबई से लाहौर जाने वाली परवाज में बैठा था और कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखी हुए था। लाहौर में 5 बेहतरीन निशानाबाजों को एक हाई प्रोफाइल कत्ल की सिपारी दी गई थी, लेकिन जब कराए के कातलों को इनके टारगेट टीपू का नाम बताया गया तो चारों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन 5वें निशानेबाज खुर्रम बट ने टीपू को तनहा मारने की हामी भर ली। खुर्रम बट का भाई टीपू के हाथों बेदर्दी से मारा गया था और वो हर कीमत पर भाई के इंतकाम का बदला चाहता था। एयरपोर्ट पर असलहा ले जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन खुर्रम बट को एयरपोर्ट के अंदर असलहा पहुंचा दिया गया। जैसे ही टीपो कार पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आता है, खुर्रम उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। टीपो 24 घंटे अस्पताल में मौत से लड़ता रहा और फिर ये जंग हार गया। जान चली गई, लेकिन दुश्मनी अभी भी बाकी थी। टीपू जाते जाते अपने बाप के कत्ल से शुरू होने वाली 16 साला दुश्मनी अपने 18 साला बैठे अमीर बलाज को वर्से में दे गया। बलाज ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा था, जहां वो और उसके बहन भाई बेहतरीन स्कूल्स में पढ़े थे। बाप के कत्ल के बाद अब बलाज को 18 साल की उम्र में डेरा संभालना था, मगर वो अपने खानदान को वर्से में मिली दुश्मनियां खत्म करना चाहता था। टीपू हमेशा ये कहता था कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा। वो तैफी और गोगी को नहीं मार सका और खुद मारा गया। टीपू का बेटा बालाज टरका वाला सुलह सफाई चाहता था। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, इस दुश्मनी को खत्म करना चाहता था। उसने कोशिश की, लेकिन सुलह सफाई में पढ़ने और दिनों गैंग्स की गारंटी लेने को कोई तैयार न था। टीपू के बाद बंदूकें कुछ अरसा खामोश रहें। अमीर बालाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा बाप कत्ल हो गया और दुश्मनी का ढोल मेरे गले में डाल गया। मेरी मजबूरी है कि मुझे ये ढोल बजाना ही पड़ेगा। बालाज जब भी दुश्मनी खत्म करने की बात करता, कोई न कोई उसके सामने आकर उसे अपने बाप दादा और रिश्तेदार का खून याद दिला देता। उधर तैफी बट गैंग को ये खतरा था कि बालाज उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि टीपू का बेटा दुश्मनी खत्म करने में मुखलिस हो सकता है। बालाज डेरे की 4 दीवारी छोड़कर कहीं भी निकलता तो असलहा से लैस मुहाफ़िज़ों का काफिला उसके आगे पीछे होता, लेकिन उसका किले जैसा डेरा और मुहाफ़िज़ों का टोला ना तो दादा की जान बचा सका था, ना ही बाप की। टरका वाला खानदान के नसीब में एक और मौत लिखी जा चुकी थी। फरवरी सना 2024 लाहौर की एक सोसाइटी में शादी की तकरीब जारी थी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अकबर के घर में शादी के लिए रास्ते पे जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं। यहां आने वाले हर शख्स को 2 सिक्योरिटी लेयर से गुजरना पड़ता था। असलहा तो दौर वहां सोई लाने की भी इजाजत नहीं थी। तकरीब में एक फोटोग्राफर काफी देर से लोगों की तस्वीर लेते कभी स्टेज तो कभी मेज के इर्द गिर्द मेहमानों के पास दिखाई देता है, लेकिन इसकी नजरें बार बार एंट्रेंस गेट पर उठती हैं, जैसे वो किसी का बड़ी में चीनी से इंतजार कर रहा हो। सब मेहमान आ चुके थे, लेकिन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अकबर को तो बस अपने अजीज दोस्त का इंतजार है। बिलाखिर बंदूक बरदार मुहाफिजों से लदी गाड़ियां अमीर बालाज को लिए उड़ती हुई अपनी मंजिल तक आ पहुंचें। अचानक फोटोग्राफर ने कैमरा फेंककर अपने लिबास से एक पिस्तौल निकाली और बालाज पर फायर कर दिया। मुहाफिजों ने पहला फायर सुनते ही जवाबी गोलियों की बुछाड़ कर दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 4 गोलियां बालाज के जिस्म को छलनी कर चुकी थीं। इसकी लाश जमीन पर पड़ी थी।
इस गैंगवार के दौरान 3 नस्लें गुजरें और 20 अफराद दुश्मनी की आग में जल गए। बला से बलाज तक इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान ट्रकांवाला फैमिली ने उठाया। तैफी बट को 2 रोज कबल सीसीडी ने दुबई इंटरपोल से मंगवाकर पुलिस मुकाबले में पार लगा दिया है। गोगी बट की तलाश के लिए छापे जारी हैं और शनीद है कि उसे भी पार लगाकर इस गैंगवार का बाब हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। लेकिन लाहौर में जराइम की दुनिया अभी मौजूद है। कई गैंगस्टर्स आज भी बट और ट्रकांवाला की जगह लेने के लिए बेचैन हैं।